Hi, morning, Shreya. Okay, shall we start now? Yes, sir. Okay. Actually, last time we finished with the Venn diagrams, right? In quant, we'll go through it once again when we'll do set theory. Now, in this lecture, there are few lectures left for DILR, and then we'll be starting with quant. When we'll start with quant, you will relate the topics with GRE very closely, right? But in DILR, there are some topics that are not very important in GRE, but are very, very important in CAT. So I'll be covering those 2-3 topics now, and then we'll move into quant, right? So there is one topic that you you have very high probability of getting a question in CAT, that is bar graphs, right? Now I hope you must have seen bar graphs. कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी फॉर्म में बार ग्राफ्स देखे होंगे, राइट? बार ग्राफ्स आपके बहुत सिंपल भी होते हैं, जैसे सिंगल डाटा बार ग्राफ्स हो गए, राइट? जैसे ये है, दैट इज हाउस होल्ड इनकम इन थाउजेंड्स, राइट? फाइन. तो ये क्या है? ये आपका सिंगल डाटा है, ठीक है? एक ही डाटा दे रखा है, राइट? बस एक आपका वेरिएबल इस साइड होगा, एक आपका वेरिएबल इस साइड होगा. दिस इज मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, फाइन, ठीक है? बट इसके अलावा क्या हो सकता है? एक ही बार ग्राफ में मल्टीपल डाटा भी हो सकता है. नो, सी व्हाट दिस इज, कि ये आपको 3 बार ग्राफ अलग अलग देने के बजाय उसने एक में ही डाटा क्लब कर दिया, ठीक है? तो बार ग्राफ बेसिकली है क्या? वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या डाटा आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है, बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के बीच में, राइट? अगर तो वो एक यूनिट को यूज करता है तो दैट इज सिंगल बार ग्राफ. ये काफी इजी हो जाता है सॉल्व करना और डाटा रीड करना भी. अब इसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली ये आपको 3 अलग अलग बार ग्राफ दिए जा सकते थे, से फॉर प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3, ठीक है? अब इसमें मे बी ये जो नंबर है, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है. दिस इज ऑब्वियसली मोस्टली इस साइड पे क्या होगा? टाइम होगा किसी ना किसी फॉर्म में. दैट कैन बी, जैसे यहाँ पे मंथ्स दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर्स हो सकते थे, डेज हो सकते थे, राइट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इस जो आपकी एक्स एक्सिस होती है, इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम होगा, और इधर कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड डाटा होगा. दैट कैन बी सेल्स, राइट? दैट कैन बी कॉस्ट, that can be a percentage, maybe revenue, right? और anything like this, कुछ ना कुछ टाइम के साथ रिलेट करके देगा वो, राइट? अब वो क्या कर सकता था? हो सकता है प्लांट 1 का अलग से बनाता पहले ग्राफ, समवट लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे जैन, फेब, मार्च और सो ऑन. इसी तरह प्लांट 2 का बनाता, फिर प्लांट 3 का बनाता, फिर आपको 3 ऑब्जर्व करने पड़ते. इंस्टेड ऑफ दैट उसने क्या किया? एक ही में क्लब कर दिया. So this is something that you get very often in CAT exams like this, ठीक है? और इसके अलावा क्या हो सकता है यार? वो सिंपली वर्टिकल की जगह आपको हॉरिजॉन्टल ग्राफ दे सकता है. तो जो आपका एक्सिस है बस वो रोटेट कर देगा. तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आप ऑब्जर्व कर पाओगे. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, दैट इज दिस इज कॉल्ड स्टैक्ड बार ग्राफ. स्टैक्ड बार ग्राफ, राइट? अब स्टैक्ड बार ग्राफ में क्या होगा? इसमें आपको देखो, ये अलग डाटा है, ये अलग डाटा है, राइट? इसी तरह ये देखो, ये अलग डाटा है, ये अलग डाटा है, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. ये 4 उसने अलग अलग डाटा एक ही में स्टैक कर दिए. अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना होता है? जैसे इफ आई टॉक अबाउट से, यहाँ पे वो अलग अलग कर किसको रहा है? मेन एंड वुमेन को अलग अलग करना. कोई वेरिएबल रहे होंगे, ठीक है, G1 G2, आई एम नॉट श्योर क्या मेंशन कर रहा है, दीज आर स्कोर्स, राइट? तो इसमें क्या करना होता है? जैसे यहाँ पे वो डिवाइड कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन अ डिफरेंट ग्राफ, ये ऑरेंज वाला अलग देने के बजाय वो यहीं से स्टार्ट कर रहा है. बस आपको क्या करना होता है? इसको 0 मान लेना यहाँ से, और यहाँ से फिर जैसे 20 को 0 माना, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, राइट? 10, 20
एंड यहाँ पे 23। तो ये वाला जो आपका हाइट है ये अलग से कैलकुलेट होगा, 20 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से होगा। और तो यहाँ पे नंबर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 23 के आसपास इसकी हाइट है, 20 की इसकी हाइट है। सिमिलरली इसकी हाइट अगर आप देखोगे तो दिस विल बी समवेयर अबाउट 37 और 38 में भी है ना। एंड फिर इसकी हाइट यहाँ से 0 से 37 या 38 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, मे बी समवट 68 और 67, राइट। तो इस तरह से आपको ये हाइट अलग से कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने सीधा लिख ही दिया कि ये 42,000 है। देखो यहाँ पे दिस लेंथ इज बेसिकली 50,000, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक उसने 42,000 लिया, फिर इसको वो अलग से कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक वो अलग बोल रहा है दिस इज 48,000, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज 46,000, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज 32,000। दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप इन कैट एग्जाम। ये कैट एग्जाम में काफी कॉमन टाइप है। दिस इज कॉल्ड स्टैक्ड बार ग्राफ। एक ही बार ग्राफ के अंदर इससे वो कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है कि जैसे ये रेड लाइन को वो इसके ऊपर प्लॉट कर देता ब्लू के ऊपर, फिर ग्रीन को रेड के ऊपर प्लॉट कर देता, राइट। तो वो इसको क्या कर रहा है, 3 अलग अलग लाइंस बनाने के बजाय वो एक ही के ऊपर स्टैक कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टैक्ड बार ग्राफ। ये भी काफी कॉमन टाइप ऑफ बार ग्राफ है जो आपको पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है। बस मेनली क्या है, आपको डाटा इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अब डिफिकल्टी लेवल वो इंक्रीज कैसे करेगा, वो क्या करेगा, जैसे हमने टेबल कंप्लीशन देख लिया है ना, टेबल वाले क्वेश्चन हमने देखे, तो बार एक वो बार ग्राफ दे देगा और एक टेबल दे देगा, राइट। तो वो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी आपको, समवट लाइक दैट। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में मेनली क्या होगा, वो आपके बहुत सिंपल लॉजिक्स काम आते हैं। बस आपको डाटा ऑब्जर्व करना आना चाहिए। वो किस फॉर्म में हो सकता है यार, वो टेबल की फॉर्म में हो सकता है, वो वेन डायग्राम की फॉर्म में हो सकता है, बार ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट की फॉर्म में हो सकता है, राइट। मोस्टली होगा क्या, होगा वही कि यार आपको अलग अलग केसेस दे रखे होंगे, अलग अलग वेरिएबल्स दे रखे होंगे, बस उनको रिलेट करना होता है। जस्ट जैसे ये हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डाटा से अलग अलग है। ट्रेड इन रबर दे रखा है 2006 टू 2017, ये टाइम इधर इंक्रीज कर रहा है, और रुपीज इन करोड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो एक लाइन एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है, एक इंपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है, राइट। 2006 में, 2007 में, 8 में, इस तरह से अलग अलग टाइम के साथ, ठीक है। विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट कंसिडर सिंपल। जैसे ये क्वेश्चन पे भी वापस आएंगे हम। इसमें देखो दिस इज अ स्टैक्ड बार ग्राफ नाउ। इसमें क्या है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट, दिस पार्ट रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट, दिस पार्ट रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इधर ये अलग अलग स्टेट्स दे रखी हैं आपको, और इसके साथ ही इसी क्वेश्चन के अंदर एक टेबल दे रखा है, ठीक है। इट इज बेसिकली क्राइम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो 3 तरह के क्राइम उसने मेंशन किए हुए हैं इसमें। वन इज योर आईपीसी, एक क्राइम को बोलता है आईपीसी के अंडर आता है, एक एसएलएल के अंडर आता है, एक अदर क्राइम्स के अंदर आता है। आईपीसी ऑब्वियसली दैट इज पिनल कोड, एसएलएल आई एम नॉट श्योर, अदर क्राइम्स, ठीक है। 3 अलग अलग क्राइम्स उसने दे दिए, ये सारी स्टेट्स के अंदर वो बता रहा है। इसके अलावा स्टेट्स का डाटा कुछ ये भी दे रहा है, ठीक है। विल कम बैक टू दिस, क्या डाटा दे रहा है। तो आपको दोनों डाटा को रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। विल कम बैक टू दिस अगेन। दिस इज अ स्टैक्ड बार ग्राफ। देखो स्टैक्ड में देखो एक ही बार ग्राफ में काफी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किसकी है यार, जीडीपी ऑफ 2 कंट्रीज दी हुई है, इंडिया और पाकिस्तान, 2 ही कंट्रीज दे रखी हैं, बट इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग पैरामीटर्स को कंपेयर किया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स को, मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विसेज को, एग्रीकल्चर को, मिसलेनियस को। अब ये सारे अलग अलग ग्राफ बनाए जा सकते हैं, राइट। कि अगर मैं इंडिया पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का ग्राफ बनाता तो बस इतना ही ग्राफ बनता, ठीक है। फिर अगर मैं सर्विसेज का ग्राफ बनाता तो ये पार्ट अलग से मैं प्लॉट कर सकता था, इतना पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग बनाता तो ये पार्ट, इतना पार्ट मैं अलग से प्लॉट कर सकता था, राइट। इसी तरह एक्सपोर्ट्स का, इसी तरह मिसलेनियस का, फाइन। तो ये आपको एक ही ग्राफ के अंदर दे दिया। विल सी कि इसमें कैसे हमने सॉल्व करना है। विल कम बैक टू दिस एज वेल। First of all, let me just take you to a simple bar graph. Let us solve this one first. Yeah, we'll come back to this one. Let us solve this one first. बार ग्राफ्स आपको समझ आ गए किस टाइप के आएंगे। मैक्सिमम 3 टाइप के बार ग्राफ आएंगे। सिंगल आ गया, मल्टीपल लाइंस वाला आ गया,
ठीक है, मल्टीपल लाइंस के अलावा आपका स्टैक्ड बार ग्राफ आ गया। तो ये 3 टाइप के बार ग्राफ्स आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर बार ग्राफ के साथ आपको किसी और डाटा के साथ, जैसे एक बार ग्राफ दे दिया, एक पाई चार्ट दे दिया, एक बार ग्राफ दे दिया, एक टेबल दे दिया, तो इस तरह आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बार ग्राफ के अलावा मैं कवर करूंगा DILR में, दैट इज मोस्ट प्रोबब्ली पाई चार्ट कवर करेंगे, या फिर आई सी के अगर बार ग्राफ एंड पाई चार्ट काफी सिमिलर होते हैं तो अगर मेरे को एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं मिस नहीं करना चाह रहा था, दैट इज गेम थ्योरी। टू विल सी टू इट कि अगर मैं गेम थ्योरी कवर कर सकता हूँ या पाई चार्ट कवर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन नाउ। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो पहले तो बता क्या रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री बता रहा है इन मिलियन डॉलर्स, US डॉलर्स। ठीक है, पीरियड क्या है, 1991-92 से लेके 98-99 तक का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज 91-92, 92-93 एंड सो ऑन इंक्रीजिंग टिल 98-99 तक का डाटा दिया हुआ है। वेरी इजी टू ऑब्जर्व। या 91-92 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने थे, दैट इज 2640 US मिलियन डॉलर्स। फाइन, इसी तरह हर ईयर का आपको डाटा दिया हुआ है, वेरी इजी टू ऑब्जर्व। इसमें आपको इनफैक्ट जज भी नहीं करना, जैसे मोस्टली कैट में ना ऐसे वेग से डाटा दिए होते हैं, अब अगर ये ना लिखा होता तो ये एग्जैक्टली जज करना मुश्किल था, तो हम इसको क्या लेके चलते, मे बी 2700 या 2800 लेके चलते, राइट। ठीक है, बट इसमें एग्जैक्टली दे रखा है तो विल जस्ट कंसिडर इट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ एक बार बस बार ग्राफ में क्या है, देखो ज्यादा ज्यादा अगर डाटा नहीं दे रखा, सिर्फ बार ग्राफ दे रखा है, तो क्वेश्चंस पे जल्दी से आ जाना होता है। तो क्वेश्चन ही हमें बताते हैं कि आगे क्या डाटा हमें चाहिए। नाउ सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कैन यू जस्ट ऑब्जर्व एंड टेल मी कि क्या पूछ रहा है वो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबव द एवरेज रिजर्व्स to those in which the reserves are below the average reserves is, basically ratio पूछ रहा है। ठीक है, The question is not visible. Question is not visible. Yes sir. Just a second. अभी this graph is visible to you? Yes, the graph is visible. This graph is visible, no? This slide is not visible. No sir. Is it visible now? The graph slide. No, the first question now. No sir. It's stuck on the graph slide, right? I'm moving it. Yeah. Just a second, let me share it again. Is it visible now? Shreya? No sir. No. अभी आपको बिल्कुल भी कुछ विजिबल नहीं है? No. Ekeeda Limited has started sharing screen. It is showing on screen. मैंने दोबारा शेयर किया एक्चुअली ना, डिस्कनेक्ट करके दोबारा शेयर किया। नहीं सर, पूरा ब्लैंक है।
श्रेया एक बार दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करना, ओके? ओके सर। हाँ जी, इज इट विजिबल नाउ श्रेया? यस सर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके, चलिए ठीक है, तो लेट्स सी क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स के नंबर की रेशियो पूछ रहा है इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबव द एवरेज रिजर्व्स टू दोज इन विच द रिजर्व्स आर बिलो द एवरेज रिजर्व्स। तो पहले तो ये पता लग गया, हमें एवरेज रिजर्व्स पता करने पड़ेंगे। एवरेज रिजर्व्स मतलब वो सारे सालों की एवरेज हमें निकालनी पड़ेगी। दैट इज वेरी इजी ऑब्वियसली। देखो, जो क्वेश्चन डाटा वाइज सिंपल होगा ना, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज वो टफ कर देगा, ठीक है? कहीं तो उसको टाइम कंज्यूम करवाना है ना, राइट? तो आप मान के चलो कि यार जो आपको सिंपली डाटा मिल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें एवरेज निकालना है मेरे को सारे ईयर्स का, तो सिंपल है, बट इट इज अ लिटिल कैलकुलेटिव। +3360, you just add all the years, +3120 by that is number of years। number of years कितने हैं यहाँ पे? 8 ना, राइट, 8, ठीक है। तो जब ये आप निकालोगे दिस विल कम आउट टू बी $3480 million, राइट?
ये है जो कैलकुलेटिव पार्ट रहेगा आपका। एक बार आपको एवरेज मिल गया, देन वो सीधा सिर्फ इतना पूछ रहा है कि यार ये बताओ कितने नंबर ऑफ इयर्स हैं जिसमें आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो एवरेज से ऊपर रहता है, ठीक है, टू दोज इन विच रिजर्व आर बिलो द एवरेज, राइट। तो 3480 से दिस वन इज बिलो दिस, this one is below this one is below this, ठीक है, then this one is below and this one is below, 5 are below and how many are above this? Rest are above obviously, so this one is above, this one is above and this one is above। तो रेशियो उसने क्या पूछी थी? above to below, राइट। तो 3:5 आपकी रेशियो आ जाएगी, दिस इज आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, डाटा इज गिवन, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, बट ऑब्जर्वेशन करने के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन पार्ट वो आपको दे दे, राइट। क्लियर हुआ क्वेश्चन? इज इट डन नाउ? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स in 1997 and 98 was how many times that in 94-95? तो वो अगेन रेशियो पूछ रहा है, या कितने टाइम्स है बेसिकली वो पूछ रहा है। इट इज वेरी इजी, नथिंग टू सॉल्व एज वेल आल्सो, ठीक है। तो 97-98 के पूछ रहा है वो, दिस ईयर, दैट इज 5040 टू दैट ऑफ 94-95। 94-95 is 3360, 3360। तो बेसिकली ये रेशियो आपको निकालना है, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली ऑब्सलीट करते जा सकते हैं, राइट। कि अगर आप 100 की रेशियो में ले जाएं इसको, तो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, राइट। आई थिंक वन, हाँ बस कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे बनेगी अगर आप थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं। अगर एग्जैक्ट निकालते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 1.5, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके आसपास आ जाएगी, 1.5 के आसपास, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल, दिस ग्राफ आई एम जस्ट शोइंग यू जस्ट टू, इट्स अ वार्म अप क्वेश्चन बेसिकली, कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं डाटा, राइट। नाउ सी दिस, फॉर विच ईयर द परसेंट इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द प्रीवियस ईयर इज द हाईएस्ट, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है कि यार लास्ट ईयर से परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज्यादा किसका है। तो परसेंटेज इंक्रीज जैसे 92-93 का 91-92 से परसेंटेज इंक्रीज कितना है, फिर वो बेसिकली इंक्रीज पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। तो वी आर वेरी क्लियर कि देखो ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ये कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमें इंक्रीज कैलकुलेट करना है, ये परसेंटेज देखना है हमें, ये परसेंटेज देखना है हमें, ये परसेंटेज देखना है, ये परसेंटेज देखना है, और इनमें से हाईएस्ट जो निकलेगा बस वो ईयर बता देना, राइट। नाउ परसेंटेज इंक्रीज ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। कि अगर मैं से इसको नंबर कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं क्वेश्चंस की, तो इनफैक्ट आपको थोड़ा सा यार दिखना भी शुरू हो जाता है कि अगर आप डिफरेंस देखना स्टार्ट कर देना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो 1100-1200 के आसपास डिफरेंस है, राइट। 1100 है ना, यहाँ 1100 के आसपास आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो, दिस इज लेस, राइट, दिस इज लेस देन, दिस इज नियर अबाउट लाइक 800 के आसपास डिफरेंस है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो, अगेन आपका 1200 के आसपास डिफरेंस है, राइट। और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो अगेन आपका इट्स लेस, ठीक है, अगेन 700 के आसपास डिफरेंस है, राइट। तो आप ट्राई कर सकते हो कि आपका आंसर इसमें या इसमें से निकल के आएगा, राइट। चलिए लेट्स सी कि अगर मैं फर्स्ट वाला कैलकुलेट कर रहा हूं तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज डिफरेंस इन द वैल्यू एज कंपेयर टू इनिशियल वैल्यू। ये पार्ट तो आई होप कि आपको पता है कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ऑब्वियसली परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट। अगर कैलकुलेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 40%। एक और आप मतलब अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं कि अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता और मेरे पास को 10 सेकंड बचे हैं और मेरे को ये आंसर देना है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट गो इनटू कैलकुलेशंस। तो देखो फर्स्ट का मेरे पास डिफरेंस दिख गया, मेरे को 1100 के आसपास है, ठीक है। सेकंड का डिफरेंस मेरे पास 800 के आसपास है, थर्ड का 1200 के आसपास है, फिर 700 के आसपास है, ठीक है। और हम परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड किससे करने वाले हैं यार, इनिशियल वैल्यूज। तो इसको मैं 2640 से डिवाइड करने वाला हूँ, इसको 2520 से, इसको इसको मैं 3120 से डिवाइड करने वाला हूँ और इसको 4320 से डिवाइड करने वाला हूँ, राइट। तो जितना वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में, अगर मेरी वैल्यू डिनोमिनेटर में बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू को कंपेयर करके ही आप ये जज कर सकते थे कि आंसर इसमें आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू जज करो, ऊपर वाली वैल्यू जितनी कम होगी और नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ पे देखो ऊपर वैल्यू कम है, नीचे अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो नीचे मोर और लेस इट्स वेरी सिमिलर, बट ऊपर ये वाली वैल्यू काफी कम है तो ये कम होने वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट को और थर्ड को, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो ऊपर वाली वैल्यू काफी सिमिलर है बट नीचे वाली वैल्यू इसकी काफी कम है, तो फिर मैं इसको ऑब्सोल्यूट कर सकता हूँ। सेम वे में मैं इसको भी ऑब्सोल्यूट कर सकता हूँ, तो आंसर मेरा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। समझ आया श्रेया? यस सर। ये समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी क्विक व्हाइल सॉल्विंग द आंसर्स। अगर आप इस तरह की चीजें ऑब्जर्व करने लग गए डाटा में, तो देन इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। जैसे अगर आप, मैं सेकंड को सॉल्व करूंगा, सेकंड पार्ट इज दैट इज 3360 माइनस 2520 बाय 2520 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट समवेयर नियर 33% के आसपास आएगा, ठीक है। इसी तरह इफ यू सॉल्व द थर्ड वन, दैट इज 4320 माइनस 3120 बाय 3120, दिस विल कम आउट टू समवट नियर 38% के आसपास। इसी तरह फोर्थ वाला जब कैलकुलेट करोगे, दिस 5040 माइनस 4320 बाय 4320 कम आउट टू बी समवट 16% के आसपास, राइट। तो आंसर आपका क्या आ गया, फर्स्ट वाला। तो ये ऑब्जर्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है। इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो। नाउ सी दिस क्वेश्चन। The foreign exchange reserves in 1996-97 were approximately what percent of the average foreign exchange reserve over the period under review? Right? तो एवरेज आपने ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट कर लिया था, ये आपका एवरेज है 3480, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे एवरेज की जरूरत पड़ रही है, तो एक कैलकुलेशन आपका दो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। दिस इज योर एवरेज वैल्यू, राइट। तो क्या पूछ रहे हैं, 96-97 में जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 96-97, दिस पार्ट दैट इज 4320, ये कितने परसेंट है एवरेज के, राइट। और परसेंटेजेस भी आप देख सकते हो, मेरे को बता सकते हो इसमें से ये जो परसेंटेज है 96-97 का, दिस इज बेसिकली 4320 एंड एवरेज इज 3420। तो मेरे को बता सकते हो इसमें से कौन सा ऑप्शन देख के ही मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं कि यार ये तो पक्का ही नहीं होगा। हम्म, एनी आइडिया? नो सर। देखो ना यार, मेरे को बताना है ये इसका कितने परसेंट है, सॉरी
मेरे को बताना है ये इसका कितने परसेंट है। तो ये इससे कम है कि ज्यादा है? ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज ग्रेटर ना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 90 100 का कितने परसेंट है, तो यू से 90%, राइट। बट इफ आई टेल यू 110 100 का कितने परसेंट है, तो ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन 100 ना, राइट। ठीक है, इसी Yes. तरह से ये आपसे क्या पूछ रहा है कि यार 4320 3480 का कितने परसेंट है, तो 95% तो कभी नहीं होगा यार, 100 से तो ज्यादा ही होगा, राइट। बेसिकली परसेंट आप निकालोगे कैसे इसका, दैट इज 4320 कितने परसेंट है एवरेज वैल्यू का, ऐसे ही निकाल दो ना, परसेंटेज इंटू 100, सिंपल, राइट। दिस विल कम आउट टू बी परसेंटेज। तो ये करीब करीब 124 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है इसका आंसर। दिस विल बी आंसर, दिस विल बी आंसर, राइट। ठीक है, तो इट्स ऑल कैलकुलेशन यार। ऑब्जर्व करना डाटा इजी हो जाएगा अगर सिंगल डाटा दे रखा है, कैलकुलेशन पे सारी बात आ जाएगी आपकी, राइट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वन। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज in the foreign exchange reserve in 97-98 over 93-94? ये तो it's very simple now. 97-98 में कितना है, that is 5040 minus 93-94, that is 2520. It's almost half by 2520, तो 100% आ जाएगा आई थिंक। This value becomes 2520 only by 2520 into 100. This is percentage, right? This becomes 100%, right? डबल हो गया ना, right? तो यहां से ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यहां से हम यहां गए तो यू कैन सी दैट वैल्यू डबल हो गई। तो कितना इंक्रीज आया यार, 100% का इंक्रीज आया, राइट। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू डू सम कैलकुलेशंस या आपको ऑब्जर्वेशंस करने हैं। चलिए इसके बाद लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। इसमें क्या है, मल्टीपल डाटा दे रहा है। The following chart shows the production of cars in thousands. प्रोडक्शन बताई जा रही है अलग अलग कंपनीज की। होंडा की प्रोडक्शन दे दी उसने, जनरल मोटर्स की दे दी, मारुति की दे दी, हिंदुस्तान मोटर्स की दे दी, hyundai की दे दी। नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स कह रहा हूँ, ईयर प्रोडक्शन ईयर्स अलग अलग ग्राफ में आपको दे रखे हैं। हो सकता है ये ग्राफ अलग से दे देता, ये अलग से देता, ये अलग से दे देता, राइट। कि 2002 और 3 की प्रोडक्शन ये है, 3 4 की ये है, 4 5 की ये है, उसने एक ही ग्राफ में दे दी। तो डाटा समझ आ गया हमें। एंड इस तरफ क्या है, ये कंपनीज हैं, दिस इज बेसिकली योर प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स। ठीक है, ये 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000, ठीक है। दिस इज इन थाउजेंड्स प्रोडक्शन ऑफ कार्स, प्रोडक्शन ऑफ कार्स, ठीक है जी। डाटा समझ आ गया? अगेन कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में और सिर्फ डाटा दिया हुआ है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंपनीज, just a second. Yes. How many companies have shown production below their average production in 2002 to 2003, but have showed above the average production in 2003 to 2004? इंडिपेंडेंट कंपनीज की एवरेज की बात कर रहा है। देखो होंडा की एवरेज आप इन तीनों से निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी दिस इज होंडा इन से फर्स्ट ईयर या 2-3 में, दिस इज होंडा सेकेंड, दिस इज होंडा थर्ड, राइट। तो ये आप होंडा की प्रोडक्शन अलग से निकाल सकते हो, फिर इसी तरह आप जीएम मोटर्स की निकाल सकते हो 1 2 3 से, राइट। तो तीनों हर एक की आपको एवरेज अलग से निकालनी। और फिर क्वेश्चन हमें समझ आता है, क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि यार ऐसी कितनी कंपनीज हैं, हाउ मेनी कंपनीज हैव शोन प्रोडक्शन बिलो देयर एवरेज प्रोडक्शन इन 2002-3। यार 2002-3 वाला जो ग्राफ है, ये जो ब्लू ग्राफ है, ये एवरेज से कम रहे और
but have shown above the average production in 3-4, और ये जो रेड वाला ग्राफ है ये एवरेज से ज्यादा रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने पूछा आपसे। नाउ इसमें देखो ये जो वेग सी लाइंस हैं ये आपको थोड़ी सी गेस करनी पड़ेंगी। ये वेग लाइंस जो हैं दीज आर नॉट एब्सोल्यूट लाइंस, ये आपको जो है डाटा थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा ये डाटा, राइट। ये तो चलो सीधा सीधा भी दिया हुआ है, कुछ डाटा आपको गैस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, अगर हम सॉल्व करें एग्जैक्टली वैसे तो चलो ऑब्जर्वेशन से भी काफी कुछ पता चलता है, बट लेट्स नॉट गेस वर्क, इसमें इजी है सॉल्व करना। तो होंडा के लिए नो, सबसे पहले अगर मैं होंडा के लिए कैलकुलेट करूं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू में कैलकुलेट करूं तो दिस इज, इसको वी कैन जस्ट कंसिडर वन मोर दैट इज 6, this let this be 6, let this be one less that is 14, let this be one more that is 21। ठीक है, तो 6 plus 14 plus 21 by 3, this is the average production for Honda। तो ये कितना आ जाएगा, this will come out to be that is 41 by 3 comes out to be near about 13.5 or 13.66%। ठीक है, नॉट परसेंट, बेसिकली 13.6 एवरेज आ गया, राइट। इसी तरह आप एवरेज निकालोगे जीएम का। नाउ अगेन इफ दिस इज कंसिडर्ड एज 1 अप, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज 2 अप, तो इसको मैं सिर्फ 12 ले लूंगा। इफ दिस इज कंसिडर्ड एज 1 डाउन, तो इसको मैं 2 डाउन ले सकता हूँ, दिस विल बी 18, राइट। दिस विल बिकम 12 plus 18 plus 18 by 3, this comes out to be 16। The third is your Maruti, right, this is very clear, this is your 5, then this value can be considered as 1 down, that is 9, then it is 15 by, comes out to be 9.5, 9.66। then Hindustan Motors, comes out to be 16 plus 9 plus 12 by 3, this will come out to be 12.33। इसी तरह Hyundai का आ जाएगा, this will come out to be 9.66, राइट। तो वो क्या पूछ रहा है यार, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका 2-3 में एवरेज से कम हो और 3-4 में एवरेज से ज्यादा हो। ठीक है, नाउ सी दिस। अच्छा, ऐसी कितनी कंपनीज हैं, हाउ मेनी कंपनीज, नॉट द एग्जैक्ट कंपनी, कितनी कंपनीज है, 1 2 3 और 4, राइट। तो होंडा के लिए अगर मैं कंपेयर करूं द वैल्यूज इन 2 3 एंड वैल्यूज इन 3 4, होंडा के लिए अगर मैं कंपेयर करूं और एवरेज यहाँ पे लिख लेते हैं, एवरेज इज 13.6 इसकी, होंडा, जीएम, मारुति, हिंदुस्तान मोटर्स एंड Hyundai। Averages, this is 16, this is 9.66, then it is 12.33, then it is again 9.66, right। और 2 3 में ये वैल्यू कितनी है, 6, this is 14, this comes in the category, yes। GM के लिए this value is 12, this value is 18, again this comes in the category, this value is 5 for Maruti and this value is 9, so this doesn't come in the category, right। अपर वैल्यू जो है, दोनों वैल्यूज एवरेज से कम है, नीचे वाली वैल्यू एवरेज से कम होनी चाहिए एंड 3 4 की वैल्यू एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए। हिंदुस्तान मोटर्स के लिए दिस वैल्यू इज 16 and this value is 9, right। Again this doesn't come in the category। Hyundai के लिए this value comes out to be 8
and this value comes out to be 14. Again, this comes in the category. तो ये अभी 3 कंपनीज इस कैटेगरी में आ रही है, आंसर क्या जाएगा 3. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी. वही है, जो क्वेश्चन में डाटा इजीली समझ आ जाता है उसमें वो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करवाएगा. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The ratio of Hindustan Motors production in 3-4 to Honda's production in 2-3 is direct question. You don't really have to do something here. इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया. 3-4 की किसकी पूछ रहा है? हिंदुस्तान मोटर्स की 3-4, that is this value. This is 9 by Honda's production in 2-3. Honda's production in 2-3, that is 6. 9 by 6. This value comes out to be 1.5. Direct question. Not much. ठीक है. Next question. For how many companies has there been no decrease in production in any year from the previous year? By visual, ये तो आप visual से ही बता सकते हैं. ऐसी कितनी कंपनीज हैं for which there has been no decrease in production in any year from the previous year. इंक्रीमेंट किसका होता गया? देखो इसमें इंक्रीज होता चला गया, इसमें यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ, इसमें इंक्रीज होता चला गया, इसमें इंक्रीज नहीं हुआ, इसमें इंक्रीज नहीं हुआ. तो कितनी कंपनीज है ऐसी? यार 2 कंपनीज हैं जिसमें हर साल इंक्रीज होता ही चला गया. तो आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज जस्ट अ सेकेंड. ओके सॉरी, ये नहीं, आई मार्क्ड इट रॉन्गली. आंसर इसमें यार ये भी कंसिडर करेंगे. सॉरी, इसमें इंक्रीज नहीं पूछा, नो डिक्रीज पूछा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो डिक्रीज तो ये भी आएगा, क्योंकि डिक्रीज तो इसमें भी नहीं हुआ ना. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व कि डिक्रीज किसमें किसमें हुआ. तो इसमें डिक्रीज हो रहा है एंड इसमें डिक्रीज हो रहा है. राइट, तो नो डिक्रीज वाला ये भी आएगा एंड ये भी आ जाएगा. राइट, तो आंसर आएगा सी पार्ट. माय मिस्टेक, सॉरी. ठीक है, सो ये आपके कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे. दिस वन एंड दिस इज फॉर सिंगल ग्राफ. नाउ लेट मी ऑब्जर्व वन अनदर क्वेश्चन ऑफ 2 bar graphs. This one, this is basically a CAT previous year question only. इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा सा. पहले तो डाटा ऑब्जर्व कर लेते हैं. राइट, डाटा क्या बता रहा है हमें? अभी हमने देखा भी था पहले. एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में बता रहा है डिफरेंट ईयर्स में. राइट, एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज रबर. रबर के ट्रेड के बारे में ये ग्राफ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ब्लैक लाइंस हैं या ब्लैक बार्स हैं, ये हमें एक्सपोर्ट के बारे में बता रही हैं, एंड जो हमारी ये हॉलो बार्स हैं ये हमें इंपोर्ट्स के बारे में बता रही हैं. ठीक है, डाटा क्लियर हो जाता है इतने से. राइट, चलिए, और कोई डाटा दिया नहीं हुआ तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दी फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ ऑब्जर्व द क्वेश्चन. Average annual exports for the given period 2006 to 2017 was approximately. तो आपको क्या करना है? सिंपली एवरेज निकालना है. इट्स इजी. बस यहां पर भी क्या है, आपका डाटा जो है कैट में ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि आपको डाटा थोड़ा वेग दिया होता है. जैसे यहाँ पे इसको अगर कंसिडर करना है तो दिस इज 70 एंड दिस इज 90, तो यू नो के बीच में एक ही वैल्यू दैट इज 80. तो इसको आप 280 ले लोगे. सेम इज विद दिस 280. ये वैल्यू प्रिसाइज है, 230 है दिख रहा है. दिस इज अगेन 210. तो यहीं पे मैं लिखता भी जा रहा हूँ. आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है एक्सपोर्ट्स का. एंड एक्सपोर्ट्स यू अंडरस्टैंड दैट इज योर डार्क ब्लैक लाइंस. राइट, तो एवरेज निकालना है 280 प्लस 280 प्लस 230 प्लस 210 प्लस
बस यही है, जो प्रिसाइज लाइन नहीं है वो आप बीच में लेके चलोगे, ये तो फिर भी काफी सिंपल डाटा है, इससे भी बहुत वेग डाटा आता है। दिस इज 200 देन प्लस 220 प्लस 210 plus this is 210 is for this one. This is 200 again. These three are 200. Then this one is again 220. And this one is again 200. Right? Total values कितनी है? That is 6 से लेके 17 तक. That is 12 divided by 12. Right? तो ये वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी, this comes out to be 220 पॉइंट समथिंग आएगा, 220.8 अप्रोक्सीमेटली. तो अप्रॉक्स वैल्यू जो आप लेके चल सकते हो दैट इज 220. एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स आपका जाएगा. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 220 करोड़. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड 2006 to 2011 is more than the percentage decline in exports during 2012 to 17 by approximately. दो अलग अलग हिस्सों में इसमें अपने डाटा को डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो पहले आपको दो अलग अलग डिक्लाइन निकालने पड़ेंगे. द परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग पीरियड 6 to 11. The percentage decline from 2006 to 2011. पहले आपको ये कैलकुलेट करना है, फिर आपको परसेंटेज डिक्लाइन कैलकुलेट करना है 12 to 17 का, और फिर आपको उसका डिफरेंस बताना है. राइट. तो 6 to 11 यू कैन से 6 में कितना था, दैट इज 280. 11 में दैट इज 220. राइट. So this will come out to be 280 minus 220 by 280 into 100. 60 by 280 आ जाएगा into 100. Right? तो ये if you calculate this come out to be 21.4% के आसपास आ जाएगा. ठीक है. Right? Then percentage decline from 2012 to 2017. इसको देखो, comes out to be 12 में कितना है, that is 210. 17 में कितना है, 200. So this is 210 minus 200 by 210 into 100. comes out to be 10 by 210 into 100. The value will come out to be 4.4%. ठीक है.
तो आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मैं 16% के आसपास आएगा दिस इज। ठीक है जी। तो क्वेश्चन बेसिकली मैथ्स की है यार। डाटा आपको दे देगा, वो डाटा उठा के अगर आपका बेसिक रीजनिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्वांट वाला जैसे परसेंटेज हो गया, जैसे आपने पहले भी देखा सीपीएसपी से रिलेट कर सकता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से, परसेंटेज से रिलेट कर सकता है। अच्छा है भाई, टोल्ड यू कि आपको कुछ डाटा याद भी करना होता है कि जैसे अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, कोई भी रीजनिंग, किसी भी एग्जाम के लिए आप रीजनिंग के क्वेश्चन लिख रहे हो, कुछ बेसिक्स होते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है ऑब्वियसली, नहीं तो अदरवाइज इससे पहले मैं आपको परसेंटेज पढ़ाता। अब आपको क्या करना होता है, जैसे 1/2 है तो ये कितने परसेंट होगा, यू अंडरस्टैंड दैट इज 50%, राइट। इसी तरह 1/3, 1/4, 1/5, यहाँ से लेके एटलीस्ट 1/25 तक आपको परसेंटेजेस में इसको याद करना होता है। ठीक है, जैसे ये बहुत यूज होता है वहाँ, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 25%, राइट। ये कितना हो जाएगा 20%, राइट। इसी तरह से 1/12 की वैल्यू बड़ी यूज होती है, राइट, 1/8 की वैल्यू। तो ये आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये एक चार्ट आप नेट से डाउनलोड कर लो, इजीली आपको मिल जाएगा, राइट। ट्राई करो कि 1/25 तक का याद करो। कोई भी एग्जाम लिख रहे हो आप, नॉट जस्ट जीआरई कैट, कोई स्टेट का एग्जाम लिखते हो, कोई बैंकिंग का एग्जाम लिखते हो, तो ये वैल्यूज बहुत काम आएंगी यार, डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये जो हम जज करते हैं ना, जैसे यहाँ पे इसको रिड्यूस कर लो, अब ऑब्वियसली आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है और इसको सॉल्व करना है परसेंटेज में, इट बिकम्स नॉट, आई विल से नॉट डिफिकल्ट, बट इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व कर पाते हो डायरेक्टली, जैसे इसको if I'll reduce, I'll just remove this and I'll say this is say 2, if we go directly तो नहीं जाएगा, राइट। 1/7 आ जाएगा, राइट। तो 1/7, तो 1/7 आपको डायरेक्टली पता है, दैट इज 21.4%। ठीक है, तो ये आपको अगर डायरेक्टली आप रिड्यूस कर पाते हो तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू। इसी तरह इसको भी 1/21 अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो देन यू कैन डू इट। ठीक है, समझ आ रहा है श्रेया? यस सर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे और भी बड़ी जगह से प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। ये जो चीजें हैं ना, ये हैं जो आपको सेल्फ स्टडी में इंक्लूड करनी पड़ेगी, तभी आपके पेपर में जल्दी क्वेश्चन होने शुरू होंगे और तभी पेपर निकलने स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज, जिसमें आपको डिफरेंसेस सारे ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज ओके। देखो इसमें क्या है, आपको सिंपल वो डिफरेंस पूछ रहा है, यहाँ तो आप क्या कर सकते हो, आप सारे डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल इन बार्स को ऑब्जर्व कर सकते हो कि ज्यादा डिफरेंस किस में है। ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे जैसे अगर मैं इनमें देखूं डिफरेंस, राइट, इसमें डिफरेंस आप सिंपल लाइंस ड्रॉ करके भी देख सकते हो, राइट। तो देखो ये एक फैक्टर बन सकता है, दिस कैन बी कंसिडर्ड, राइट। अगेन दिस इज शॉर्टर देन दिस डिफरेंस, ये देखो दिस कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, ये भी चलो वैसे तो दिख रहा है कि दिस इज शॉर्टर, बट चलो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो ये ऑब्सलीट हो जाता है, इसको नहीं करेंगे। अगेन इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि देखो बेस तीनों का सेम है, राइट। तो अगर इन तीनों को कंपेयर करो तो इसका डिफरेंस ज्यादा होगा, इसको भी नहीं करोगे ऑब्वियसली, फिर इन दोनों को नहीं करोगे। तो ये और ये, अगर आप इन तीनों को कंपेयर करो तो देखो इसका अपर लेवल सेम है बट इसका लोअर लेवल हायर है इससे, तो ये भी निकल जाएगा, डिफरेंस इसका ज्यादा बनेगा। इसका अपर लेवल कम है
अगर बेस इनका सेम भी है तो अपर कम है एज कम्पेयर टू दिस, राइट। तो ये भी निकल जाएगा। तो डिफरेंस किसका आएगा सबसे ज्यादा, इसका आएगा। ये वैल्यू कितनी है, दिस इज योर 320, ठीक है, माइनस ये वैल्यू कितनी है, दिस इज 200। तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 करोड़, 120 करोड़, ठीक है। समझ आ गया आपको, ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को करना है। ऑब्वियसली वो सॉल्व तो कर ही सकते हो, इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है कि आपको मैं डिफरेंस पूछा उसने तो आप सबके डिफरेंस निकालते जाओ, वो तो यहाँ पे लिख ही सकते हो, ठीक है। जैसे इसका लिखना है तो 280 माइनस 280 आ गया यार। इसका लिखना है दिस इज 280 माइनस 240, तो इसका 40 आ गया। इसी तरह आप सारे लिख सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड। आप अगर ऑब्जर्व करो अच्छे से तो आपको मिल जाता है कि डिफरेंस आप इसका निकालोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को। अब ये थोड़ा सा इसने एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज थोड़ी सी इसमें लगेगी कि उसने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्या बोल रहा हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफाइंड एज इंपोर्ट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट। तो ये एक नई टर्म हमें मिल गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, राइट। Which of the following blocks of 3 years has witnessed the largest average negative balance of trade? एक तो उसने 3 years को क्लब कर दिया, 7 to 9, 15 to 17, 14 to 16, 10 to 12, 4 कॉम्बिनेशन हमें मिल गए 3 years के। लार्जेस्ट एवरेज चाहिए इनका, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का चाहिए। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये टर्म जो है ये नेगेटिव आनी चाहिए, यानी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होने चाहिए इससे, इंपोर्ट से। ठीक है जी। तो 7 to 9 वो कंसिडर कर रहा है, 7 to 9 एक ये कॉम्बिनेशन ले रहा है, राइट। देखो इसमें एक्सपोर्ट्स इसमें ज्यादा है, इन दोनों में एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है। फिर 15 to 17 ये कंसिडर किया इसने, इसमें देखो तीनों में एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, तीनों में एक्सपोर्ट्स कम है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कंसिडर करने के लिए, राइट, क्योंकि नेगेटिव चाहिए हमें एवरेज। देन 14 to 16, 14 to 16 ये कॉम्बिनेशन भी कंसिडर किया जा सकता है, तीनों में एक्सपोर्ट्स कम है। देन 10 to 12, 10 to 12 अगेन इसमें तीनों में एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है जी। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन, पहले ये कॉम्बिनेशन तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, ये तो मैं ऑब्सोल्यूट कर दूंगा, क्योंकि इसमें एक में एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, और बाकी तीनों में एक्सपोर्ट कम है, तीनों इम्पोर्ट से, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन तो मैं हटा दूंगा, वेरीफाई करना ही है तो मैं इन तीनों को करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा उसको, फर्स्ट वाले को वेरीफाई भी नहीं करूंगा, ठीक है। अब यू कैन स्टार्ट बाय एनी, क्योंकि आपको तीनों करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि विजुअलाइज करने से बहुत क्लैरिटी तो मिल नहीं रही, अदरवाइज आप पूरा एग्जैक्ट डाटा देखना स्टार्ट करो तो बात अलग है, बट बात उतनी हो जाएगी, सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 15 to 17 को सॉल्व कर लेते हैं, 15 to 17 को सॉल्व कर लेते हैं। दीज वैल्यूज आर 310 प्लस 250 प्लस 240, ये बेसिकली क्या है हमारा एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट है फ्रॉम 15 to 17 का, दिस इज माय, सॉरी दिस इज टोटल इंपोर्ट, नॉट एक्सपोर्ट, दिस इज माय टोटल इंपोर्ट। क्यों, क्योंकि मेरे को नेगेटिव चाहिए,
तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं दैट इज इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो ये मेरे को हाईएस्ट चाहिए, तीनों का एवरेज ये मेरे को हाईएस्ट चाहिए। तो दिस इज इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या आ जाएगा, दिस इज 200 प्लस 220 प्लस 200, राइट, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। ऑब्वियसली आप अलग अलग डिफरेंसेस निकाल के फिर उनका भी एवरेज ले सकते हो, मैंने डायरेक्टली इसमें इंप्लीमेंट कर दिया, राइट, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया। तो दिस विल कम आउट टू बी योर 60 करोड़। फाइन। इसी तरह नेक्स्ट ईयर में मूव करते हैं, दैट इज 14 टू 16, 14 टू 16, 2014 2016। अब ये वैल्यू है आपके पास 2014 टू 16 के लिए, 14 टू 16 ये ईयर आ गया, राइट। इसमें देखो दिस वैल्यू इज योर 320, देन प्लस 310 प्लस 250, ये आपकी इंपोर्ट आ गई, माइनस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपकी, दैट इज 200 प्लस 200 प्लस 220 by 3. This will come out to be 120 crores, right? And then we'll go for last one, that is, I'll just change this space. $10 to $12. 10 to 12 is this year's 10 to 12. ठीक है, import is 310 plus 290 plus 320. This is import minus export is 220 plus 210 plus 200 by 3. This comes out to be 290 crores, right? तो आपका आंसर इन तीनों में से कंपेयर करना आपने, एंड आपको हाईएस्ट चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 290 करोड़। दिस इज फॉर 10 एंड 12, दिस इज आंसर, फोर्थ पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, क्लियर है श्रेया? Yes, sir. This last question here. The percentage increase in imports over the previous year is maximum during. अब ये सिंपली क्या कर रहा है, परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा है, वही डाटा है, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अगेन ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले भी देखा था, परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, तो विजुअलाइज करके अगर आप कंपेयर कर पाओ कि मैक्सिमम डाटा और मिनिमम डाटा कितना है डिफरेंस के साथ, तो हम विजुअलाइजेशन से भी ये उठा सकते हैं। लेट मी सी, अगर 9-10 की बात करें, 9 to 10, 9 to 10 बात किसकी करनी है, इंपोर्ट्स की। तो 9 to 10 में इंपोर्ट कितना था, दैट इज 310, इधर कितना था, दैट इज 280। तो डिफरेंस आपको यहां से दिख गया, दैट इज ऑफ 30 यूनिट्स, राइट, और डिनोमिनेटर में क्या आना है, 280 आना है। इसी तरह 10 to 11, देन दिस इज, या तो वैसे ही डिक्रीज हो रहा है, तो ये कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, वी कैन लीव दिस, फाइन। देन 13 to 14, 13 to 14 देखो डिफरेंस यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, डिफरेंस कम है यार, दिस इज 320 एंड दिस इज 2, सॉरी ये डिफरेंस ज्यादा है यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिया। हाँ ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट 2, दिस इज 300। तो ये डिफरेंस कितना, 20, ऊपर वाला वैल्यू कम हो गया, तो ये वैल्यू नीचे वाला बट
इंक्रीज हो। एट टू नाइन this year, 8 to 9. This value is 280, this value is 260. Difference is 20 and bottom is 260. Now this is 30 by 280. This is for year 9 to 10. 20 by 300 for year 13 to 14 and 20 by 260 in the year 8 to 9. और ये आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपको मैक्सिमम बताना है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करोगे तो दोनों वैल्यूज ऊपर सेम है। ये वैल्यू ज्यादा है, सॉरी ये वैल्यू नहीं छोड़ोगे, ये वैल्यू छोड़ दोगे। ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, राइट। तो ओवरऑल ये वैल्यू कम होगी और ओवरऑल ये वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें और इसमें हमें अब कंपेयर करना है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर 1/13 एंड दिस इज योर नॉट प्रिसाइजली बट इट इज 3/28, ठीक है। तो ये अगर आप कंपेयर करते हो, दिस विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 10-11%, 10.78 के आसपास आ जाएगा, 10.7% मान लेते हैं। दिस दिस इज 8-9 ना, ये तो डायरेक्टली आपका 7.69% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिस 9-10 में ये परसेंटेज सबसे ज्यादा है, राइट। चलिए, नाउ दिस इज ये आपका 2019 में गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस, देखो क्या डाटा दिया हुआ है, कैसे रिलेट कर सकते हो, गो थ्रू इट वंस। जी सर जीआरई एग्जाम के लिए पासपोर्ट कंपलसरी है? हाँ जी, वो कंपलसरी। अभी आप किस ईयर में हो? थर्ड ईयर। अभी आप थर्ड ईयर में हो ना, तो आपने प्लान किया है कहाँ अप्लाई करना है, किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है? क्या? हेलो, हाँ हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये पता किया आपने किन यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई करना है? सर मैं जीआरई के डेट्स ढूंढ रही थी ना, तब भी वहाँ पे पासपोर्ट हाँ, वो पासपोर्ट भी रिक्वायरमेंट बता रहा रहेगा, था। पासपोर्ट रिक्वायरमेंट रहेगा। इनफैक्ट आप जीआरई उसी टाइम लिखो जब आप थोड़ा यूनिवर्सिटी सॉर्ट कर चुके हो। देखो इसका ना स्कोर बेसिकली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अब किस कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो? सो अभी तक सोचा नहीं है। तो पहले वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो जीआरई की तैयारी अगर आप पूरा फुल फ्लैट जीरो से, कुछ भी नहीं पता और पूरी तैयारी करते हो ना, तो इट विल टेक नॉट मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। किसी भी पेड प्लेटफॉर्म से कर लो, नॉट एन इशू। कोई अच्छा चूज कर लो, रिव्यूज देख लो, है ना, सीनियर्स गाइड कर देंगे, जो भी आपका लोकल है, ठीक है। ट्राई करो कि अगर ऑफलाइन वैसे दिक्कत आएगी, बट ट्राई करो अगर ऑफलाइन कर सकते हो, राइट। नहीं तो अदरवाइज ऑनलाइन आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है। बट ये मान के चलो कि 3 से 4 महीने लगेंगे आपको पूरा तैयार करने में, ठीक है। जीआरई में यार वर्बल पार्ट जो है ना वो थोड़ा ज्यादा टफ होता है, यू कैन से, ठीक है। जो आपका मैथ्स वाला पार्ट है ना,
वो बहुत इजी होता है। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये उससे काफी ज्यादा लेवल के हैं, ठीक है। मैथ्स वाला पार्ट काफी इजी होता है, बट ये तैयारी आप उस टाइम करो जिस टाइम आपको पेपर लिखना है। अभी तैयारी करके अगर सपोज आप तैयारी स्टार्ट कर देते हो एंड देन यू लीव इट इन बिटवीन एंड देन यू अपीयर फॉर द एग्जाम, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ना स्कोर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। 340 में से अगर आप कट ऑफ देखोगे ना यूनिवर्सिटीज की, तो टॉप 20 टॉप 40 यूनिवर्सिटीज हैं जो, उनकी कट ऑफ 320 से ऊपर ही जाती है। हाँ सर। 315 320 है ना, इससे ऊपर जाती है, ठीक है। तो पासपोर्ट तो वैसे ही फिर उस टाइम पर चाहिए ही होगा, क्योंकि उस टाइम पर आप यूनिवर्सिटी सॉर्ट कर चुके वो होगे, देखा है है ना, मैंने। तो अप्लाई कर चुके होगे। तो सबसे पहले ना यूनिवर्सिटी ढूंढो। यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी? यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए आप अपना फील्ड एक्सप्लोर करो, ठीक है। कौन सा ब्रांच है आपका? EXTC। हम्म। EXTC। ओके, तो बेसिकली आपको करना क्या है, जैसे जो भी आपका फील्ड है ना, वो आगे बहुत स्पेसिफाई हो जाएगा, राइट। तो पहले तो इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में भी ना अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज फेमस होती हैं। फील्ड कैसे डिसाइड होंगी? उनके अंदर ना प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर आपको ढूंढने हैं। वो कैसे मिलेंगे? वो आपको अपना जो जो भी आपने सपोज सोचा है कि मेरे को आगे चल के इस पे थीसिस लिखना है, सपोज मास्टर्स करने ही जाओगे, है ना, मास्टर्स करने जाओगे, तो जो भी आप थीसिस के लिए प्लान करोगे ना, जो प्रोजेक्ट प्लान करोगे, वो देखो किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उस पर काम कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक आप चूज करोगे आगे जाके, ठीक है। तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी को लिख भी सकते हो अप्लाई करने से पहले। प्रोफेसर को आप मेल कर सकते हो कि आई वांट टू परस्यू माय हायर एजुकेशन अंडर योर गाइडेंस, सो टेल मी द प्रोसीजर। तो अगर उनको लगेगा कि कोई रिक्वायरमेंट है, राइट, तो फिर वो आपको रिवर्ट करेंगे कि हाँ जी आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट अप्लाई फ्रॉम द प्रॉपर चैनल ऑफ द यूनिवर्सिटी, वी हैव द रिक्वायरमेंट्स, राइट। फिर वो प्रॉपर चैनल क्या है, फिर वो आपको यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करना है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट जीआरई भी होगी, ठीक है। फिर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस कट ऑफ देख सकते हो कि कितना जीआरई का कट ऑफ जाता है उस यूनिवर्सिटी का, राइट। तो इनफैक्ट कंट्री से भी इंपॉर्टेंट है से कि यूनिवर्सिटी रहेगी यार, ठीक है। और वो यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगी कि आपको काम किस में करना है आगे जाके। कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो यू मे प्लान फॉर पीएचडी एज वेल, राइट। एंड देर आर अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ स्कॉलरशिप्स एज वेल, ठीक है। स्कॉलरशिप्स की भी काफी प्रोबेबिलिटी रहती है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर बीटेक प्रोजेक्ट, राइट। जीआरई स्कोर एंड एवरीथिंग कंबाइन करके वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, राइट। अगर मास्टर्स में नहीं भी मिलेगी तो पीएचडी में काफी इजीली मिल जाती है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर पीएचडी आर वेरी लेस, ठीक है। तो पासपोर्ट तो अभी अप्लाई कर दो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप सोच रहे हो जाना है बाहर तो सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई करो, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप एटलीस्ट 20 यूनिवर्सिटी सॉर्ट कर लोगे ना, तो सारे प्रोफेसर्स को देखोगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। 20 यूनिवर्सिटी सॉर्ट करो, उसके अंदर फिर उनकी लिस्ट बना लो प्रायोरिटी वाइज। सारे प्रोफेसर्स को मेल डालो, अपना एक एसओपी लिखो। यू नो व्हाट एसओपी इज? श्रेया? Yes, I know, but I forgot. हम्म। बेसिकली इट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, राइट। इट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो वो आपसे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगेंगे, राइट। तो स्टेप्स शुड भी, पहले तो पासपोर्ट बनवाओ, ठीक है। यूनिवर्सिटी सॉर्ट करो, कहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। जब वो यूनिवर्सिटी सॉर्ट हो जाएंगी, देन राइट योर जीआरई, देन स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ योर जीआरई, ठीक है। फिर जीआरई लिखो और फिर उसके बाद अपना फाइल लगाओ, ठीक है। फिर फाइल लगाने के बाद आप मान के चलो कि यार 6 मंथ्स का प्रोसेस रहेगा, राइट, ठीक है। Yes, sir. चलिए, so let us see this question. This is the last question for today, ठीक है। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी वन एज वेल, तो इसमें थोड़ा आराम आराम से करते हैं, बट सी कैसे आप डाटा को प्रिडिक्ट कर सकते हो।
अब देखो इसमें है क्या, पहले तो दिख रहा है, सबसे पहले बार ग्राफ में नजर जाती है तो दिख रहा है कि 3 डाटा दे रखे हैं यार, 3 डाटा बार ग्राफ में बता देता है, एक आईपीसी क्राइम्स के लिए, एक एसएलएल क्राइम्स के लिए, एक अदर क्राइम्स के लिए, और इधर स्टेट्स दे रखे हैं। थोड़ा सा समझ आ जाता है कि यार स्टेट्स में क्राइम के बारे में बता रहा है वो, अलग अलग क्राइम है, राइट। जैसे दिल्ली में आईपीसी क्राइम्स इतने हैं, ठीक है, 60 यूनिट्स तक है यहाँ, इनफैक्ट बहुत वेग है, अब इसमें देखो प्रिसाइज नहीं है, 60 to 70 है, और बीच में वो कहीं पे भी दे रहा है, तो इसको मैं से 62 या 3 लेके चल सकता हूँ, राइट, या 2 ही लेके चलते हैं, नॉट नॉट इन द मिड, राइट। तो इस तरह से ये डाटा दिया हुआ है, एसएलएल क्राइम्स जो है वैसे हैं, अदर क्राइम्स ऐसे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बार ग्राफ पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करते हैं, लेट्स सी। The Ministry of Home Affairs is analyzing crimes committed by foreigners, in different states, and union territories of India. All cases are referred to the ones registered against foreigners in 2016. तो ये सारे केस आपके 2016 के हैं, राइट, हमें फर्क नहीं पड़ता ज्यादा इससे। द नंबर ऑफ केसेस क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 तरह के केसेस हैं, एक आईपीसी क्राइम्स में आ जाता है, एक एसएलएल क्राइम्स में आ जाता है, एंड अनदर इज अदर क्राइम्स। ये डाटा हमें ऑलरेडी पता लग गया था बार ग्राफ देख के। कितनी स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आर शोन इन द फिगर बिलो। द 9 बिलोंग टू टॉप 10 स्टेट्स यूटीज इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टॉप 10 में से 9 आपको यहाँ पे शो कर दी गई, राइट। The remaining state among top 10 is West Bengal. एक स्टेट जो यहाँ पे नहीं दे रखी, that is West Bengal, where all the 520 cases registered were SLL crimes. तो एक डाटा इसने एडिशनल ऐड कर दिया कि वेस्ट बंगाल जो है उसमें कितने केसेस आए, 520 केसेस आए, और सारे कौन से थे, SLL क्राइम्स के थे, ठीक है। तो अगर मैं वेस्ट बंगाल के लिए आईपीसी क्राइम्स देखूं 0 है, अदर क्राइम्स देखूं 0 है, एसएलएल कितने हैं, दैट इज 520, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें अभी तक यहां से मिली। बाकी सारा डाटा, जैसे ये हमें मिल गया डाटा, बाकी सबके लिए ग्राफ में दे रखा है। अगर दिल्ली के लिए आईपीसी देखना है तो दैट इज 63 या 62 बेसिकली। अगर एसएलएल देखना है तो दिस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 62 गोज टिल से 99 में भी, राइट। तो 62 to 99 इट गोज, ठीक है। तो दिस बिकम्स कितना 41 के आसपास आ गया, राइट। एंड इट गोज फ्रॉम 99 टू दिस इज से 141 के आसपास भी आपके अदर क्राइम्स आ गए दिल्ली के लिए। तो टेबल बनाना है तो इसमें दिल्ली के लिए कैसे बन जाएगा, 62 41 एंड देन दिस इज 42 के आसपास, राइट, कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन रीड करते गए तो नेक्स्ट उसने टेबल दे ही रखा है, और कुछ डाटा इसमें फिल्ड अप है, कुछ हमें फिल करना है। अब ये डाटा फिल्ड अप क्या है पहले वो देखते हैं, क्या ये यही डाटा फिल्ड अप है यार, या फिर कुछ और है, ठीक है। देखो ये डाटा अगर होता तो दिल्ली के लिए 62 41 42 होता, बट यहाँ पे देखो दिल्ली कहाँ है, सबसे पहले ही है, और इसका डाटा नहीं दिया हुआ। वेस्ट बंगाल देख लेते हैं, दिस इज 17*16, तो ये डाटा कुछ और है यार, ये वाला डाटा तो नहीं, राइट, ये बार ग्राफ वाला डाटा नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो है क्या, देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द रैंक्स ऑफ द 10 स्टेट, ये रैंक्स हैं, रैंक्स ऑफ द 10 स्टेट्स यूटीज मेंशन्ड अबव among all states UTs of India in terms of the number of cases registered in each 3 categories of the crime, ठीक है। तो रैंक्स हैं, जैसे फर्स्ट जिसके सबसे ज्यादा क्राइम होंगे वो फर्स्ट नंबर पर है, जिसके उससे कम होंगे सेकंड नंबर पर है, एंड सो ऑन, ठीक है। अ स्टेट यूटी इज गिवन रैंक R for a category of crime if there are R-1 states UTs having a larger number of cases registered in that category of crime, right. For example, if 2 states have the same number of cases in a category and exactly 3 other states have larger number of cases registered in the same category, then both the states are given rank 4 in the category. Missing rank in the table are denoted by star. देखो ये मैं समझा देता हूँ, ये एक स्टैंडर्ड नंबरिंग का तरीका होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में आपको रैंकिंग करना है, ठीक है, तो एक सबसे टॉप पे के सपोज 98 मार्क्स आए तो उसको आप फर्स्ट बोल दोगे, फिर उसके बाद 94 मार्क्स आए, उसको सेकंड बोल दिया, फिर दो लोगों के सपोज 91 मार्क्स आए, ठीक है, तो दोनों को आप थर्ड रैंक दे दोगे, और फिर क्या करोगे, फिर फोर्थ रैंक स्किप कर दोगे, उसके बाद सपोज 89 मार्क्स है तो उसको बोलोगे ये फिफ्थ है, ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन जो है वो आपने स्किप कर दी, आएगी नहीं। ये वो यहां पे कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि अगर दो स्टेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ केसेस इन अ कैटेगरी एंड exactly three other states have larger number of cases registered in the same category, then both the states are given rank 4, ठीक है, तो ये ऐसी दो स्टेट्स आ गई जिनका सेम नंबर आ रहा है और उससे ज्यादा केसेस वाली तीन स्टेट्स हैं उस कैटेगरी में, तो आप उन दोनों को क्या कर दोगे, 4 रैंक कर दोगे, राइट। एंड ऑब्वियसली इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप एक नंबर स्किप कर दोगे, ठीक है जी। चलिए, तो हमें क्या करना है, अब इतना इंफॉर्मेशन हमें थोड़ा समझ आ गया, अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन रीड करने हैं। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ केरला इन द आईपीसी क्राइम कैटेगरी, राइट, तो रैंक्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये हमें समझ आ गया। इन द टू स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ केसेस आर रजिस्टर्ड, the ratio of the total number of cases in IPC crimes to the total number of SLL crimes is closest to. Which of the following is definitely true about the ranks of state duties in order in the other crimes category? Tamil Nadu 2. Okay, again ranking. What is the sum of ranks? Again ranking. तो ये तीन क्वेश्चन तो रैंकिंग पर ही है एंड ये क्वेश्चन आपका क्राइम्स पर है, तो विल कम बैक एंड ट्राई टू फिल दिस टेबल नाउ। ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को फिल करने की कोशिश करनी है। टेबल को थोड़ा सा मैंने अलग फॉर्म में ले लिया, सेम डाटा जो हमें दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो सबसे पहले तो इसमें एक डाटा हमें जो यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए वी टॉक्ड अबाउट कि आईपीसी में 0 केसेस थे, एसएलएल में 520 केसेस थे एंड अदर क्राइम्स में अगेन 0 केसेस थे। तो देखो, अगर आप रैंकिंग को ध्यान से देखो तो वेस्ट बंगाल आईपीसी में सबसे आगे, सबसे हाईएस्ट नंबर है, क्यों, क्योंकि 0 केसेस हैं, 0 केसेस हैं, ठीक है। तो बाकी सारी स्टेट्स रैंकिंग में इससे ज्यादा होंगी क्योंकि सब में एटलीस्ट एक केस तो कहीं ना कहीं आईपीसी में है, राइट। तो 0 केसेस से ज्यादा है तो सबका रैंक वेस्ट बंगाल से ज्यादा होगा आईपीसी में। अब एसएलएल में अगर आप थोड़े से नंबरिंग को देखना स्टार्ट करो तो ऑब्जर्व करो, सबसे ज्यादा केस आपको कर्नाटका में दिखते हैं या दिल्ली में दिखते हैं। वी ऑलरेडी सीन दिल्ली में, अगर कर्नाटका में भी देख लो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम से समवेयर अबाउट से 12 और 13 में भी एंड गोज टिल 63 में भी, राइट। तो से हम इसको लेके चलते हैं 13 to 63, राइट, इसमें हम मार्क कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज अगेन लेसर देन 520। तो सबसे ज्यादा एसएलएल के केसेस किसमें हैं, वेस्ट बंगाल में है। तो यू नो कि यार वेस्ट बंगाल को इसमें रैंकिंग 1 दी जा सकती है, ठीक है। अब रैंकिंग 1 ये दे दी, एसएलएल में 2 हमारे पास है। नाउ यू सी देयर आर 2 4s हियर, 2 4s हियर, तो ऑब्वियसली उसके बाद 5 स्किप हो गया होगा एंड दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 9 है, 2 बार 9 है, राइट, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां पे वैसे तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट के यहाँ पे दिल्ली पे क्या आ जाएगा, दिल्ली पे 2 आ जाएगा, सॉरी नॉट 2, 2 ऑलरेडी हमारे पास है, दिल्ली पे 3 आ जाएगा। क्योंकि देखो कर्नाटका में कितने आगे केसेस,
अराउंड 50 आ गए। एंड दिल्ली में वी हैव ऑब्जर्व कि केसेस अराउंड कितने हैं, 41 के आसपास हैं। ये केसेस यहाँ से लेके से इसको हमने 62 बोल दिया एंड कहाँ तक जा रहे हैं, से 99 तक बोल दिया। तो ये अराउंड 41 केसेस आ गए। नहीं 41 थोड़ी आएंगे, हाँ ठीक है 41 के आसपास आएंगे, ठीक है राइट। बाकी सब केस के कम है, इससे कम है। तो यू कैन सी, तो 520 वेस्ट बंगाल नंबर 1, देन कम्स कर्नाटका नंबर 2 एंड देन कम्स दिल्ली दैट इज नंबर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 3। तो SLL हमने पूरा फिल आउट कर लिया राइट। अब अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ केरला इन द IPC क्राइम्स कैटेगरी। तो केरला का रैंक पूछ रहा है दिस टर्म राइट। देखो वी ऑलरेडी हैव 2 3s, तो हमें पता है 4 तो नहीं आना राइट। 1 2 मिसिंग है, 1 and 2 मिसिंग है, एंड उसके बाद फिर 5 मिसिंग है, देन वी हैव 6 8 एंड वी हैव 2 3s, तो 4 नहीं आएगा राइट। चलिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, रैंक ऑफ केरला दिस वो पूछ रहा है। पहले इसका नंबर देख लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी, वी कैन से नियर अबाउट 8 और 9 में भी, ठीक है 8 मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर कंपेयर करना है तो गिवन रैंक्स के साथ कंपेयर करते हैं। देखो कर्नाटका को 3 रैंक दिया हुआ है, तो कर्नाटका को अगर 3 रैंक दिया हुआ है तो देखो इसके नंबर कितने हैं, दिस इज नियर अबाउट यू कैन से 13 के आसपास है राइट। कर्नाटका के अगर 13 हैं और उसको रैंक कितना मिला है 3, और केरला के अगर 8 हैं तो ऑब्वियसली इसका रैंक 3 से कम होगा, यानी 4 5 6 की तरफ होगा, और 4 हो नहीं सकता, 6 ऑलरेडी गिवन है। तो लेट्स सी के यार 5 हो सकता है क्या। तो 5 को कंपेयर करने के लिए लेट्स सी 6 क्या है, तेलंगाना। तो तेलंगाना में केसेस कितने हैं, दिस इज लाइक यू कैन से इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 0, तो ये आपके यू कैन जैसे मे बी 4 केसेस हैं राइट। 4 केसेस के साथ इसको रैंकिंग क्या मिल रखी है, 6th रैंक मिल रखा है, ठीक है। और केरला में इससे ज्यादा केसेस हैं, यानी केरला की रैंकिंग तेलंगाना से हायर होनी चाहिए। अगर मैं तेलंगाना, केरला और से कर्नाटका को कंपेयर करता हूं, ठीक है। तो तेलंगाना में IPC केसेस कितने, दैट इज 4, केरला में कितने से 8, कर्नाटका में 13। इसको रैंक कितना मिला तेलंगाना को, दैट इज 6th रैंक, रैंक कितना मिला 6th। इसको रैंक कितना मिला कर्नाटका को, दैट इज 3। तो हमें पता लग गया कि यार इसके बीच में कोई रैंक मिलना है, और 3 2 बार आ चुका है, तो 4th रैंक नहीं हो सकता, 4th नहीं हो सकता। तो क्या बचा, दैट इज 5th रैंक बचा। तो केरला विल कम आउट टू बी ऑन द रैंक 5। समझ आ रहा है श्रेया, या बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। समझ आ रहा है सर। पक्का। हाँ सर। दिस इज द हाईएस्ट लेवल दैट यू कैन गेट आउट ऑफ बार ग्राफ राइट। बहुत वेग डाटा है, देखो 10 का वेरिएशन है, 0 to 10 का वेरिएशन है, और बीच में वेग है राइट, कुछ एग्जैक्ट नहीं दे रखा, ठीक है। 2 या 3 का वेरिएशन हो तो जज करना इजी होता है। पहला पहला डिफिकल्टी यहाँ पे आ गया। दूसरा, एक टेबल है एक बार ग्राफ है, 2 अलग अलग तरह के डाटा है, वो भी डायरेक्ट डाटा रिलेट नहीं करना आपको, आपको डाटा के बेसिस पे रैंकिंग करनी है और फिर रिलेट करना, ठीक है। तो इट विल बिकम टफ, बट दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका लॉजिकल रीजनिंग पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, दैट इज 5th। तो हमें सारा डाटा इनफैक्ट फिल भी नहीं करना है, हमें बस वो चीजें फिल करनी है जो हमें क्वेश्चंस में चाहिए होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
Read the question. In the two states where the highest total number of cases are registered, the ratio of total number of cases in IPC crimes to the total number in SLL crimes is closest to. सबसे पहले कौन सी दो स्टेट्स की बात हो रही है? दो स्टेट्स वेयर हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ केसेस आर रजिस्टर्ड. बताओ कौन कौन सी स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं? हाँ जी श्रेया, एनी आइडिया? दो स्टेट्स जिसमें नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा हैं, सारे केसेस मिला के, ऑब्वियसली आईपीसी, एसएलएल एंड अदर केसेस मिला के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस किस स्टेट में? आवाज आ रही है श्रेया? हाँ जी. श्रेया, am I audible to you? Yes. बताओ कौन सी दो स्टेट्स हैं? आवाज नहीं आ रही यार, आवाज कट रही है. चलिए आई विल कंटिन्यू. ठीक है, तो दो स्टेट्स ऑब्वियसली, एक तो ग्राफ से दिख रही है आपको, दैट इज दिल्ली. सबसे ज्यादा केसेस इसमें 142 के आसपास दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली. एंड दूसरी स्टेट ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल. क्यों? वेस्ट बंगाल के अंदर कितने केसेस हैं टोटल? दैट इज 520. राइट, स्टार्टिंग में दिया था हमें यार, वेस्ट बंगाल के अंदर 520 केसेस रजिस्टर्ड, चाहे सारे एसएलएल है बट 520 केसेस हैं. यानी अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एक ग्राफ बनाया जाता तो पूरी ऑरेंज लाइन बनती है, बट वो 520 तक जाती. राइट, ठीक है. चलिए, हमें पता लग गया कि एक दिल्ली और एक वेस्ट बंगाल, ये हमें दो स्टेट्स कंसिडर करनी है. अब रेशियो देखते हैं किसकी पूछी है. द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस इन आईपीसी क्राइम्स टू द टोटल नंबर ऑफ the ratio of total number of cases in IPC crimes to the total number in SLL crimes is closest to. तो आपको IPC प्लस SLL का कॉम्बिनेशन देखना है दिल्ली के लिए, और दूसरा हाँ जी श्रेया, अभी ऑडिबल है? हेलो, Yes. ऑडिबल है? ठीक है, तो दो स्टेट्स हमने कंसिडर कर ली, कौन सी? दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल. दिल्ली में करीब 142 के आसपास केस हैं तीनों मिला के, और वेस्ट बंगाल में 520 केसेस हैं, सिर्फ एसएलएल है. तो हमें किसका कॉम्बिनेशन चाहिए? द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस इन आईपीसी टू द टोटल नंबर इन एसएलएल क्राइम्स इज क्लोजेस्ट टू. ठीक है, So your voice is breaking. जस्ट अ सेकेंड, कनेक्शन में आई थिंक दिक्कत है. हेलो, हेलो.
यस हाँ जी, आ रही है आवाज? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। फिर एक बार दोबारा ज्वाइन करना, एक मिनट। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल श्रेया? यस ऑडिबल। चलिए जल्दी से करते हैं अब इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या था, हमने दो स्टेट्स आइडेंटिफाई कर ली जिसमें सबसे ज्यादा केसेस हैं। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस इन आईपीसी, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन आईपीसी देख लेते हैं। दिल्ली के कितने हैं आईपीसी, दैट इज वी आइडेंटिफाइड इट एज से 63 या है ना, 63 या 64, सो वो 63 ले लेते हैं सपोज। वैसे इसको मिड के पास है, दिस शुड बी 64 यार वैसे। लास्ट एक्चुअली इसमें भी ना हमें 64 के आसपास इसको कंसिडर करना चाहिए था। दिस वाज माय मिस्टेक बिकॉज आई कंसिडर्ड इट एज 5 यूनिट्स, तो इसको 64 के आसपास लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिड के आसपास है ना, तो 65 विल बी समवॉट हियर, राइट? दिस इज 64। ठीक है, ये 64 है। वेस्ट बंगाल के कितने हैं, 0 है, तो टोटल कितने हो गए 64 फॉर आईपीसी। इसी तरह एसएलएल के टोटल कितने हैं, दैट इज दिल्ली के लिए दैट इज वी हैव कंसीडर्ड टू बी 64 टू 99 के आसपास, राइट? तो ये करीब आपके 43 के आसपास आ जाएंगे।
ठीक है, 64 to 90, नॉट सॉरी 43, दिस इज 35 के आसपास आ जाएंगे, राइट। तो ये आपके 35 के आसपास आ गए, एंड वी नो फॉर दिस दिट इज 520, तो ये आपके करीब करीब 555 के आसपास आ जाएंगे। तो ये आपको रेशो वो पूछ रहा है, राइट। तो अगर आप रेशो यहाँ पे कंसिडर करना शुरू करोगे तो यू कैन जस्ट ऑब्सलीट द रेशियोज, राइट। तो आपको पता है दिस इज लेसर देन दिस, एंड रेशो भी काफी बड़ा है। तो अगर आप 60 और 500 का रेशियो ही कंपेयर कर लो तो ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये तो वैसे ही चले जाएंगे दोनों रेशियोज, हायर बाय लोअर है, राइट। 19/20 का रेशियो नहीं हो सकता, इतना क्लोज नहीं है, तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या था, हाईएस्ट दो स्टेट्स उठा के आईपीसी का टोटल एसएलएल के टोटल से रेशियो निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, sorry, this is the second last question. Which of the following is definitely true about the ranks of state duties in other crimes? Tamil Nadu 2, पुडुचेरी 3। अब आपको रैंकिंग की बात कर रहा है, किसमें रैंकिंग की बात कर रहा है, अदर क्राइम्स में। तो अदर क्राइम्स में देखो काफी सारा डाटा मिसिंग है यार। ठीक है, तो आपको रैंकिंग कंपैरिजन के बेसिस पे करनी पड़ती है। देखो 8 रैंक किसको मिला, महाराष्ट्र को, और दूसरा तेलंगाना को। और यहाँ पे महाराष्ट्र एंड तेलंगाना के लिए, तेलंगाना इज हियर बेसिकली, अदर स्टेट्स के लिए दिस इज द रैंकिंग। सो दिस इज, यू कैन से दिस स्टार्ट्स फ्रॉम से 19 टू goes till somewhat in the mid, say we'll just consider 25। तो ये 6 यूनिट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, तेलंगाना के लिए सेम एज फॉर महाराष्ट्र, यहाँ पे भी करीब करीब 6 यूनिट्स आ गए। ठीक है, तो आपको तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए देखना है। तो तमिलनाडु, इफ आई कंपेयर, तो देखो दिस शुड बी मच हायर देन दिस, राइट। तो 6 से इसका रैंक, सॉरी 8 से इसका रैंक तो ऊपर ही आएगा। तो कंपेयर किससे करते हैं, या लेट अस कंपेयर इट विद सम अदर स्टेट्स नाउ। वेस्ट बंगाल में 0 केसेस थे, राइट। तेलंगाना में एंड 6 केसेस हमने मान लिए, ये भी 6 केसेस हमने मान लिए, राइट। एंड अगर मैं सबसे ज्यादा केसेस की बात करूं, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम समवट से 0 से लेके दिस गोज टिल 10, 20, 30 एंड 31 से पुडुचेरी इज 31 के आसपास, राइट। पुडुचेरी 31 के आसपास। तमिलनाडु देखो स्टार्ट्स फ्रॉम से 28 और 29 से 28 ले लेते हैं एंड गोज टिल 62 और 63 में भी, राइट। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो ये आपका करीब करीब 35 के आसपास आ गया, राइट। और अगर हम देखें इनके आसपास, यार दिस इज लेसर, गोवा इज लेसर, तो ये इसके नीचे रहेगा। और दिल्ली का अगर हम कंपेयर करते हैं, दिस अगेन गोज फ्रॉम 99 टू 142 के आसपास। तो ये आपका 142-43 के आसपास आ गया। ठीक है जी। तो वी नो कि दिल्ली इज ग्रेटर दैन तमिलनाडु, ग्रेटर दैन पुडुचेरी, एंड और ज्यादा इससे कोई ज्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तमिलनाडु इज ग्रेटर, पुडुचेरी इज ग्रेटर, दिल्ली इज ग्रेटर। अगर आप कर्नाटका देखो कम है, गोवा कम है, बाकी सारे कम है, तो वी कैन से दिस इज द हाईएस्ट। तो एटलीस्ट मैं दिल्ली को तो रैंक 1 दे सकता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा है, दिल्ली को रैंक 1 दिया जा सकता है। एंड देन उसके बाद अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो यूल फाइंड के बाकी सारे तमिलनाडु पुडुचेरी से कम है। वी कैन जस्ट ऑब्जर्व, जैसे कर्नाटका को अगर देखना है, दिस इज ओके, कर्नाटका को
अगर हम देखें starts from somewhat you can say 64 and goes till somewhat 90 91 92 है ना, ये भी 63 64 ले सकते हो, 91 92 के आसपास ले सकते हो, ठीक है। सो ये आपका कर्नाटका के लिए आ गया। तो ये करीब करीब वैल्यू देखो तो 27 28 के आसपास आएगी, राइट। दिस इज अगेन लेसर देन पुडुचेरी एंड तमिलनाडु। बाकी सारी आपको विजुअली दिख रही हैं, लेसर है अदर के लिए, ये भी लेसर है, दिस इज लेसर लेसर लेसर, ये दिस इज लेसर है ना, ये ऑलरेडी हमने देख लिया लेसर, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि यार फर्स्ट अगर दिल्ली है तो पुडुचेरी एंड तमिलनाडु इनके नीचे ही आने वाले हैं, ठीक है। एंड बाय द नंबरिंग वी कैन सी कि यार ये 31 या 32 के आसपास, ये 35 या 36 के आसपास आएगा। तो तमिलनाडु शुड बी रैंक 2 एंड पुडुचेरी शुड बी रैंक 3, ठीक है। तो यही उसने यहाँ पे दिया हुआ, तमिलनाडु रैंक 2 पुडुचेरी रैंक 3। सारे फिल करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द गिवन डाटा। गिवन डाटा 6 केसेस के लिए 8th रैंक दिया हुआ है, और हाईएस्ट 43 के आसपास या 44 भी इसको कंसिडर कर लोगे, 42 भी कंसिडर कर लोगे, मतलब इसकी गलती होने के चांस नहीं है। इसको आप 143 भी कंसिडर कर लो, इसको आप प्रिसाइजली 100 भी कंसिडर कर लो, तो भी गलती होने के चांस नहीं, ठीक है। तो भी ये रैंक 1 ही निकल के आएगा। अगर ये रैंक 1 निकल के आता है देन यू कैन जस्ट कंपेयर कि इसके नीचे पुडुचेरी तमिलनाडु आते हैं, बाकी सारे उसके नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें अपना आंसर मिल जाता है कि यार बोथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द रैंक्स, राइट, बोथ 1 and 2, ठीक है जी, बोथ 1 and 2 इज डेफिनेटली ट्रू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द रैंक्स ऑफ दिल्ली इन द 3 कैटेगरीज ऑफ क्राइम। अभी we have already seen this is rank 1 here for Delhi, एंड ये भी हमने स्टार्टिंग में गेस कर लिया था कि अगर वेस्ट बंगाल 1 है, 2 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, एंड वेस्ट बंगाल के बाद अगर आप देखोगे फॉर आईपीसी फॉर एसएलएल क्राइम्स कर्नाटका गोज टू रैंक 2 हेयर। तो कर्नाटका के बाद अगर आप वैसे भी कंपेयर करो एंड अदरवाइज भी अगर आप देखो तो 4 रैंक 2 बार दिया हुआ है, तो 5th आना नहीं है, 6th ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे रैंक 3 ही आएगा, ठीक है जी, ये रैंक 3 आ जाता है। अब बचा आईपीसी के लिए, तो आईपीसी के लिए आई थिंक वी हैव कंपेयर्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि केरला इज रैंक 5 है। अब केरला अगर रैंक 5 है तो गोवा एंड दिल्ली बचे, राइट। तो गोवा एंड दिल्ली में से ज्यादा बस आपको देखना है किसमें है, ठीक है। तो गोवा में अगर आप देखोगे दिस इज समवॉट मोर देन हाफ, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज से 26 या 27 आप ले सकते हो, एंड दिस गोज प्रिसाइजली से टिल 60 लेके चलते हैं, ठीक है। इसको 60 ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, दिस गोज टू 33 के आसपास, राइट। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं दिल्ली को, दिस गोज से अगेन वी हैव सीन इट टू बी 64, ये हमने काफी बार देख लिया, 64 to 99, ये मैंने पहले यहाँ पे भी कंसिडर किया आईपीसी के लिए, सॉरी आईपीसी के लिए देखना ना, तो दिस गोज टिल आईपीसी इज द फर्स्ट वन ना, सॉरी नॉट दिस वन, ये हमें देखना है। तो दिस इज 27 के आसपास, दिस इज 64 के आसपास, राइट। तो वी कैन इजीली प्रेडिक्ट कि दिल्ली आईपीसी में सबसे ऊपर रहेगा। सो ये वैल्यू जो आपकी रहेगी, दिस कम्स आउट टू बी, दिस वैल्यू फॉर गोवा इज समवॉट नियर 27 28 के आसपास, and for Delhi this value for IPC goes till 64, and Delhi you can see is the highest here. Delhi is 1 and Goa has to be then second because this is 5th. तो ये रैंकिंग आ गई। What is the sum of ranks of Delhi in all 3 categories आपको पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 + 3 + 1 that is 5, clear है। So this was a little tricky question,
ठीक है, इसके आपने स्नैपशॉट्स ले लिए हैं? यस सर। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से एक बार देखना जरूर, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग। इन क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा मजा भी आता है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ फॉर प्रैक्टिस, ये भी नहीं किया ना हमने, यस ये नहीं किया। स्टैक्ड ग्राफ, दिस इज अ स्टैक्ड ग्राफ। नाउ दिस इज, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ऑफ टू कंट्रीज, राइट। पहले भी डिस्कस किया मैंने, इंडिया एंड पाकिस्तान की जीडीपी को कंपेयर कर रहा है अलग अलग पैरामीटर्स पे, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, मिसलेनियस, राइट। अब जैसे डायरेक्टली आपको दिख रहा है यार, अगर आप एग्रीकल्चर को कंपेयर करोगे तो एग्रीकल्चर हियर इज 40 यूनिट्स फॉर बोथ, दिस इज 40 यूनिट्स, ठीक है, दिस इज 40 एंड दिस इज आल्सो 40। देन कम्स सर्विसेज, सर्विसेज भी बराबर है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 40 गोइंग टिल 60, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है एंड ये भी 20 है, ठीक है। देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है, दिस इज 10 एंड दिस इज 20 है। देन एक्सपोर्ट्स, दिस इज 20, दिस इज 10 एंड दिस इज बोथ दिस इज 10, राइट। तो ये डाटा आपको यहाँ से ऑब्जर्व करना है एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। इफ द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज 10,000 करोड़, देन द जीडीपी अकाउंटेड फॉर बाय मैन्युफैक्चरिंग इज, टोटल वो 10,000 दे रहा है आपको जीडीपी, तो मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी यहाँ पे आपने उठा लिया था, दैट इज फॉर पाकिस्तान दैट इज 20 करोड़, राइट, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं फिर अकॉर्डिंगली, ठीक है। टोटल अगर 10,000 है तो उसमें से 20 यूनिट्स आपके किसके हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हैं फॉर पाकिस्तान, तो दैट इज 20% ऑफ 10,000, राइट, 20 by 10,000, sorry, not 20 by 10,000, this is 20 by 100 into 10,000, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, दिस इज 2,000, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2,000 करोड़, ठीक है। इस तरह से आपको डाटा ऑब्जर्व करना है स्टैक्ड ग्राफ के अंदर। तो ये मैं आपको, इसका स्नैपशॉट ले लिया आपने? हाँ सर। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, स्नैपशॉट लेते जाएंगे आप ना, ठीक है, डन। यस सर। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, डन। डन। थर्ड क्वेश्चन, डन। and this is the fourth question, this is fourth and this is the last question, यस done? सर। ओके, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स, है ना, काफी टाइप के हमने कवर कर लिए। देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू कवर, या तो मैं पाई चार्ट्स देखता हूँ या फिर मैं आई ट्राई कि मैं देखता हूँ बेस्ट टॉपिक क्या कर सकते हैं। 2-3 लेक्चर्स के बाद हम क्वांट स्टार्ट करेंगे, राइट। तो क्वांट में फिर आपको बड़े सिमिलर टॉपिक्स जीआरई वाले मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो देन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।